हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों की बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि मैम प्लीज़ पॉलिटिकल साइंस के जो कार्टून है उसको डिस्कस कीजिए। तो चलिए आज आप लोगों की बहुत ही डिमांडिंग उसी के आधार पे मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो आज हम बेसिकली जो फर्स्ट बुक है उसके कार्टून को अच्छे से समझेंगे। आज यहाँ पे 3-4 चैप्टर हम अच्छे से कार्टून समझेंगे, बाकी 1-2 चैप्टर जो हमारे बच जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट कार्टून है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं समझाऊंगी। बाकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए मैं जब सैम्पल पेपर दे रही हूँ तो उसमें मैं एक ही कार्टून आपको इंपॉर्टेंट बताती जाऊंगी। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कोल्ड वॉर एरा और नैम है उसमें 2 ही कार्टून इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चैप्टर में हमारा कोई कार्टून ही नहीं है। थर्ड चैप्टर जो न्यू सेंटर ऑफ पावर उसमें कार्टून है और साउथ एशिया वाला चैप्टर है उसको। तो हम वहाँ पे फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे 3 चैप्टर के जो कार्टून है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी के जो हमारे 3 चैप्टर बच जाएंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग पेज नंबर निकाल लीजिए। फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर ध्यान देखिए, एनसीईआरटी के हैं 9। पेज नंबर 9 पे कार्टून बना हुआ है। मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, आप लोग भी एनसीईआरटी की बुक रख लीजिए कि जिसमें आपको दिख रहा है कि एक तरफ क्या है, यूएसएसआर है, यूएसएसआर, दूसरी तरफ कौन है, यूएसए। ये दोनों आपस में देखो बेंच पे दोनों दोस्ती का हाथ बना के बैठे हुए। लेकिन पीछे से जो अमेरिका है वो चाइना के साथ सीक्रेट एक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो यूएसएसआर है और चाइना है दोनों ही कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। दोनों के ओपनली बहुत अच्छे रिलेशन है, फ्रेंडली रिलेशन है दुनिया के सामने। लेकिन चाइना अपने बेनिफिट के लिए किस तरह से जो कैपिटलिस्ट इकॉनमी है अमेरिका, जो कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट उसकी आइडियोलॉजी है, सीक्रेटली उसके साथ वो बहुत तरह के जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है और अपने बेस्ट फ्रेंड यूएसएसआर को अंधेरे में रख के, डार्क में रख के अपने बेनिफिट के लिए वो यहाँ पे जो एक धोखा है, जो एक उसको अंधेरे में रखने की कोशिश की गई है, वो यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि 1945 के बाद बेसिकली कोल्ड वॉर एरा स्टार्ट हो गया था और यूएस और यूएसएसआर जो थे एक दूसरे के साथ बहुत ही इंटेंस टफ कंपटीशन था, नंबर 1 की होड़ चल रही थी। और ऐसे में जो चाइना ऊपर से यूएसएसआर का अच्छा दोस्त था, उसकी आइडियोलॉजी सेम थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थे, लेकिन अपने इकॉनमी को बेनिफिट देने के लिए, अपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसने यूएसएसआर को अंधेरे में रखकर बिना उसको बताए वो सीक्रेटली किस तरह से अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन बना रहा था, उसके साथ ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा था। ये यहाँ पे बेसिकली दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये जो बेंच पे बैठे हुए हैं 2 देश, वो एक यूएसएसआर एक यूएसए है, आपको दिख रहा होगा पॉकेट पे, और जो बेल्ट पे यूएस लिखा हुआ है। और पीछे से जो यूएस इसके साथ हैंड मिला रहा है वो क्या दिखा रहा है, चाइना को दिखा रहा है, जो कि यूएसएसआर इस बात से पूरी तरह से अनअवेयर है कि चाइना जो कि मेरा बहुत ही बड़ा कॉम्पिटिटर है, जिसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा एक तरह से इंटरनल वॉर चल रही है, कोल्ड वॉर चल रहा है, वो सीक्रेटली इसके साथ अपने रिलेशन को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे, ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर रहा है। तो फर्स्ट जो कार्टून है आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद उसी पेज पे दूसरे नंबर कार्टून जो है वहाँ पे आ जाओ कि यहाँ पे आपको एक पर्सन दिख रहा है, ठीक है, और वहाँ पे उसके प्लेट के अंदर एक वियतनाम लिखा हुआ है। ये क्या प्रॉब्लम है? देखिए ये प्रॉब्लम क्या है, ये जो पर्सन बैठे हुए हैं वो उसका नाम कौन है, जॉनसन, जो कि अमेरिकन प्रेसिडेंट है, ठीक है, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट है। और आपको पता हो जो फ्रांस है यूरोपियन देश में आता है, उसके जो कॉलोनियल थे वियतनाम, उसके वॉर में, उसके युद्ध में जो अमेरिका है वो अपने आप जंप कर जाता है। उसको लगता है कि वियतनाम बहुत छोटा सा देश है, उसको इजीली कंट्रोल कर लेगा, उसको जीत लेगा, और इसीलिए क्या करता है उस वॉर में वो कूद जाता है। ठीक है कि वो जीत भी गया अमेरिका इस वॉर को वियतनाम से, लेकिन वियतनाम एक इतना छोटा सा देश और अमेरिका इतना पावरफुल देश, नंबर 1 देश, लेकिन इस वियतनाम की इस लड़ाई में वियतनाम ने जो अमेरिका उसके नाक चने चबा दिए। मतलब इतना परेशान किया, उतने अमेरिका को जो रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, मिलिट्री है, वो इतने ज़्यादा यूज़ हुए कि इस वॉर से फ़ायदा फिर भी अमेरिका को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो जहाँ पे वो सोच रहा था कि ईजिली वो वियतनाम को खा लेगा, यहाँ पे उसको प्लेट में लिख भरा हुआ ना, इस केकरे को थोड़ा दिखाया गया कि केकरे को आराम से खा लेगा अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉनसन, लेकिन उल्टा जो वियतनाम है वो उसी पे अटैक कर रहा है, उसी को कोशिश कर मतलब खाने की कोशिश कर रहा है, उसी पे वो कूद पड़ रहा है। तो ये दिखाया कि किस तरह वियतनाम के इस वॉर ने अमेरिका को इजीली को मतलब पावर नहीं लेने दिया, कितना संघर्ष करना पड़ा, उतना पैसा यूज़ हुआ। कहते हैं कि वहाँ पे कैश करेंसीज हो गए थे, बहुत मिलिट्री यूज़ हुआ था, बहुत रिसोर्सेज हुआ था,
और अल्टीमेटली जो बेनिफिट वो सोच रहा था उस तरह का बेनिफिट भी अमेरिका को खास नहीं हुआ। तो उस वॉर से जहाँ पे वो इजीली उसको खाने की कोशिश कर रहा था, उल्टा वियतनाम उस पर अटैक कर रहा है। ये पिक्चर बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अगर आपके एग्जाम में आती है तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कभी इसको सुना ही नहीं। बात समझ में? क्योंकि अगर आपने 2-4 वर्ड सुने होते तो उस पर आप कुछ भी लिख भी सकते हैं। तो चलिए, तो हमारा पेज नंबर जो 9 है, चैप्टर फर्स्ट है, उस पर 2 कार्टून, एक यूएसएसआर यूएसए के बीच में जो रिलेशन और चाइना के साथ जो सीक्रेट रिलेशन बनाने की कोशिश की है, दूसरा जो यूएस और जो वियतनाम है उसके बीच में हमने दिखाया कि किस तरह से उनके इजीली वो उसको साथ सोचता था खा लेगा, लेकिन उल्टा वियतनाम भी उस पर अटैक कर रहा है। तो ये यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया। अब आप लोग पिक्चर चैप्टर 3 निकाल लो। अब जो ओल्ड सिलेबस था उसके हिसाब से तो पता है आपको अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर थे, लेकिन न्यू सेंटर चैप्टर के हिसाब से जो हमारा टॉपिक है वो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है। तो उसमें सबसे पहले पेज नंबर 52, ठीक है, सबसे पहले जो हमारा पेज नंबर है 52, चैप्टर आपका 3 है। ध्यान रखना है चैप्टर क्या है आपका 3 है, क्योंकि सेकेंड चैप्टर में कोई कार्टून नहीं है। ओके, तो चैप्टर 3 के अंदर जो दे रखा है आपका 52 पेज पे आपको दिख रहा होगा यूरोपियन यूनियन का फ्लैग दिखा रहा है। तो ये जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है और आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्टार्स बने हुए, तो ये नंबर ऑफ कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ये जो सर्कल दिखा रखा है यही दिखा रखा है किस तरह से उनके बीच में जो हारमोनी है, यानी किस तरह से उनके बीच में भाईचारा है, यूनिटी है, हारमोनी है। ठीक है, इसमें 12 स्टार्स है। 12 नंबर इज ट्रेडिशनली क्या दिखा रहा है, उसकी कंप्लीटनेस, उसकी यूनिटी, उनकी बीच का जो तालमेल है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया है। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन देशों को बहुत नुकसान हुआ था, अमेरिका ने कोशिश की थी कि जितने भी वेस्टर्न कंट्री है जो कि अमेरिका ग्रुप में शामिल थे, अमेरिका ने उसकी हेल्प की थी और धीरे धीरे ये लोग अपने आप इकॉनमी को रिवाइव कर रहे थे। और 1992 में फॉर्मली ईयू ने क्या करा, अपना एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। तो यही ईयू के मेंबर देशों के बीच में जो हारमोनी है, यूनिटी है, ठीक है, भाईचारा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अब पेज नंबर पे आ जाओ 55, पेज नंबर 55। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि ये जो कार्टून है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जो ईयू है, ये भी बेसिकली ईयू के, दिख रहे हैं आपको सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे स्टार्स बने हुए हैं। तो ये ईयू क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कार्टून क्या इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे टाइटैनिक शिप दिखाने की कोशिश किया है, यहाँ पे जो स्टोन्स हैं वो सब क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो आपको पता होगा कि इनकी कॉमन करेंसी थी, इनकी कॉमन पॉलिसी थी, ठीक है, लेकिन 2003 के अंदर लिखा हुआ है, जो 2003 के अंदर इन देशों ने एक कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की थी, अटेम्प्ट किया था, बट वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, वो इसमें फेल हो गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो कार्टूनिस्ट है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से उनका जो ये अटेम्प्ट था वो सक्सेस नहीं हो पाया। तो ईयू के जितने भी मेंबर हैं उनको टाइटैनिक शिप से दिखाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे जो स्टोन्स है वो उनकी डिफ़िकल्टीज़, यानी जो क्या हर्डल्स है, जो बाधाएं हैं कि किस तरह से वो अपने इस टारगेट को नहीं पूरा कर पाए और वो उनका ऑब्जेक्टिव फेल हो गया। तो इस कार्टून के द्वारा वो ईयू की इन बातों को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही है। तो ध्यान रखना, पहले किस देश को दिखा रहा है, यूरोपियन यूनियन के जो देश है उनको दिखा रहा है। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनको एज अ टाइटैनिक शो किया गया क्योंकि बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर है। और 2003 में उन्होंने कॉमन अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अटेम्प्ट किया था, कोशिश की थी, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए थे, फेल हो गए थे। और ये पत्थर के थ्रू क्या दिखा रही है, स्टोन जो दिखा रहे हैं वो इनके हर्डल्स दिखा रहे हैं, डिफिकल्टीज दिखा रहे हैं, बाधाएं दिखा रहे हैं कि क्यों ये अचीव नहीं कर पाए थे। जैसे कि इतना बड़ा टाइटैनिक जहाज जो था, एक पत्थर से, छोटे से पत्थर से टकरा गया था और वो खत्म हो गया था, मतलब कभी ना डूबने वाला जहाज ऐसा क्लेम किया गया था, लेकिन वो डूब गया फाइनली। तो ये जो यूरोपियन यूनियन है इतना पावरफुल है, आपको पता है, मिलिट्री उसकी बहुत स्ट्रांग थी, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन 2003 में जब उन्होंने कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की थी तो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए थे। तो ये इसको जो फेलियर है उसका वो यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो पेज नंबर 55 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, उसके बाद जो पेज नंबर 56 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे एशियन जो फ्लैग है वो यहाँ पे दिखा रहा है। थोड़ी देर में, 1 मिनट में बताई थी यहाँ पे पेज नंबर जो आपके आशियान फ्लैग है
इसमें जो लोगो है देखो, आपको 10 स्टॉक्स ऑफ पैडी यानी कि राइस को दिखाने की कोशिश किया गया है। तो इसमें जो 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, जो 10 मेंबर साउथ ईस्ट के अंदर जो मेंबर है, यहाँ पे वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में उनको एक साथ जो बांधा हुआ है ये उनकी यूनिटी को दिखा रहे हैं, कैसे ये 10 देश आपस में एक साथ बंधे हुए हैं। एंड फ्रेंडशिप एंड सर्कल जो दिखा रहा है, पता है ये सर्कल जो होता है हमेशा एक यूनिटी दिखाने की कोशिश किया था, जैसे हमने यूरोपियन यूनियन के अंदर भी देखा था। ये सब एक प्रॉपर एक मतलब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन भी, जो कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, कॉमन पॉलिसी के लिए ये सब आपस में एक साथ यूनाइट हो जाते हैं। एक बीच उनके बीच में हारमोनी, तालमेल, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। तो वो जो है फ्लैग और जो यहाँ पे स्टार दिखाया गया था वो यूरोपियन यूनियन के लिए दिखाया गया था। और यहाँ पे जो राइस के जो स्टॉक्स है ये जो दिखाए गए हैं वो किसके लिए, आसियान फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके जो 10 बाली है, 10 जो उसके पैडी स्टॉक्स है वो 10 नंबर ऑफ देश को दिखाया गया। ये जो सर्कल बना हुआ ये उनकी यूनिटी को दिखाया गया, एक साथ जो जुड़े हुए किस तरह से उनके बीच तालमेल है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो उसके बाद चलिए नेक्स्ट पेज पे हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 59 पे आता है। एनसीईआरटी के हिसाब से मैं पेज नंबर आपको बता रही हूँ। ठीक है, इस पेज नंबर जो है आपका 59, चैप्टर आपको पता है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कार्टून। ये कार्टून ऐसा है, मुझे लगता है जितने भी अगर पेपर आप उठा के देखेंगे ज़्यादातर एग्जाम के अंदर यही कार्टून आया और अभी भी प्री बोर्ड में बहुत सारे स्टूडेंट्स के यही कार्टून को दिखाया गया है। तो ये कार्टून क्या दिखा रहा है आपको, इसमें 2 सिंबल्स दिखा रहे हैं। सबसे पहले ग्रेट वॉल एंड ड्रैगन को यहाँ पे दिखाया गया है। ये दोनों ही पिक्चर जो है किससे रिलेटेड है, साफ समझ में आ रहा है, चाइना से रिलेटेड है। तो पहला 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा ये जो कार्टून है ये क्या दिखा रहा है, किस देश से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो ग्रेट वॉल और जो ड्रैगन है दोनों ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों ही सिंबल किसके, चाइना के है। अब यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि चाइना, आपको पता है कि 1978 के बाद उसने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, बहुत सारी पॉलिसी को चेंज किया और उसके बाद नॉन स्टॉप एक स्टेंजेंट ठहरी हुई इकोनॉमी से इतनी तेज़ी, इतनी रैपिडली इकोनॉमी ग्रो करने लगी। और एशिया ही नहीं, वो भारत मतलब एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में किस तरह से इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली अपना इन्फ्लुएंस बनाने जा रहा है। और कहते हैं 2040 तक आने वाले टाइम में जो अमेरिका है उसको भी ओवरटेक कर लेगी और नंबर 1 इकोनॉमी बनने की, सबसे जो सुपर पावर बनने की जो कैपेबिलिटी है वो चाइना के अंदर है। तो ये जो दिखा रहा है कितनी तेज़ी से वो ड्रैगन जो ग्रो कर रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे ग्रोइंग चाइनीज़ इकोनॉमी को यहाँ पे इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि आज की बात करें सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। चाइना जो है स्पेस प्रोजेक्ट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट हो गया, हर चीज़ में चाइना बहुत ज़्यादा आगे निकल रहा है। नेक्स्ट जो है, और यहाँ पे एक छोटा सा लिटिल मैन दिखा रहा है आपको कार्टून के अंदर, ये कौन उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। आप दिमाग लगाइए, चाइना को रोकने की कौन कोशिश करेगा, अमेरिका, क्योंकि वही अभी सुपर पावर है और जो सुपर पावर है वो कभी भी दूसरे को आगे नहीं आने देना चाहता है। तो ये जो लिटिल मैन है जिसने हाथ से ऐसे रोकने की कोशिश की है, ये कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, अमेरिका को। और जो ड्रैगन है वो किस कंट्री को कर रहा है, चाइना को। और ये बहुत तेज़ी से जो ग्रो कर रहा है चाइना की इकोनॉमी आफ्टर 1978, जब वहाँ पे न्यू पॉलिसी बनाई गई थी, ओपन डोर पॉलिसी, एफडीआई प्रमोट किया गया था, वहाँ पे 1 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आए थे। उसके बाद उन्होंने एग्रीकल्चर प्राइवेटाइजेशन किया, उसके बाद उन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन किया। उन्होंने शॉक थेरेपी नहीं अपनाए रशिया की तरह, बट वो स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी को सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट की तरफ वो लेकर चले गए। और जिसके बाद उनकी इकॉनमी इतनी तेज़ी से बढ़ी कि अभी तक उस इकॉनमी को कोई भी रोक नहीं पाया। और जिस तेज़ी से, जिस रैपिड तरीके से वो आगे बढ़ रहा है, वो आने वाले टाइम में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान रखना, ये जो कंट्री जो भाग रहा है तेज़ी से, चाइना रिप्रेजेंट कर रहा है, जो रोक रहा है वो अमेरिका रिप्रेजेंट कर रहा है। ग्रोइंग क्या दिखा रहा है, उसकी ग्रोइंग इकॉनमी को दिखा रहा है कि जब न्यू रिफॉर्म्स पॉलिसी बनाए थे उसके बाद उन्होंने अपनी इकॉनमी को कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 60 पे आ जाइए। ठीक है, पेज नंबर क्या है आपका 60, पेज नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से। अब यहाँ पे दिखा रखा है देन एंड नाउ, माउस लिटिल रेड बुक, और लिखा है ह्यूज कैपिटलिस्ट रेड बुक पावर टाई। आपको पता होगा कि जब वहाँ पे 47 में आज़ाद हुए थे, चाइना को 1948-9 में जो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना,
उसके बाद जो माओ है उन्होंने अपनी पॉलिसी अपनाई। सबसे पहले उन्होंने अपनी इकॉनमी को क्लोज कर लिया कि किसी भी देश के साथ वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिलेशन ख़त्म कर रहे थे। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ कि चाइना का जो इकॉनमी थी पूरी तरह से ठहर गई थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती, किस तरह का प्रोग्रेस नहीं था। उसके बाद 1978 में समझ में किस तरह से चाइनीज़ इकॉनमी को आगे बढ़ाने के लिए रिफॉर्म्स किए और उस रिफॉर्म के बाद किस तरह से, अभी पीछे आपने बताया ना कि वहाँ पे उन्होंने सबसे पहले उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्राइवेट किया, फिर उन्होंने इंडस्ट्री को प्राइवेटाइजेशन किया, वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई, अपने एफडीआई को प्रमोट किया, बहुत सारी जगह पे एससीजेड बनाए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, सबसे फेवरेट जगह फॉरेन इन्वेस्टर के लिए कौन सा बन गया था? चाइना, क्योंकि हर चीज़ वो बहुत ही ईजिली देते हैं। वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट थी, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डेवलप थे, वहाँ पे उन्होंने एससीजेड बना दिया था ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पे अच्छे से ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये पहले की चाइना को दिखा रहा है जब चाइना बिल्कुल उसकी इकॉनमी रुकी हुई थी, किस तरह कोई डेवलपमेंट नहीं था, प्रोग्रेस नहीं था। और ये बाद की चाइना को दिखा रहा है कि जब उन्होंने स्लोली और ग्रेजुअली कम्युनिज्म से थोड़ा थोड़ा सोशलिज्म से वो कैपिटलिस्ट की तरफ आ गया, और उसके बाद चाइनीज़ इकॉनमी जो डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और आगे बढ़ने की जो राह पे चल गई है, वो इन दोनों को दिखा रहा है कि पहले की चाइना देखो यहाँ पे उदास है। क्यों? क्योंकि उसकी इकॉनमी कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई प्रोग्रेस नहीं, हर तरह की जो भारत की हालत थी, अनएम्प्लॉयमेंट, स्टेंजन इकॉनमी, जीडीपी गिरा हुआ था, इलिटरेसी, पॉपुलेशन हाई, ये सारी प्रॉब्लम चाइना के अंदर थी। और दिख रहा है आपका उसका मुंह इसीलिए लटका हुआ है। बाद का जो चाइना दिखा रहा है वो दिखा रहा है विक्ट्री, खुश है क्योंकि उसकी इकॉनमी काफ़ी प्रॉस्पेरियस है, वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी है, सबसे ज़्यादा ट्रेड कर रही है आज के टाइम के अंदर। बात करें मिलिट्री, इकोनॉमिकली, हर तरह से चाइना आज काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है। तो ये पहले की इकॉनमी और रिफॉर्म्स के बाद की जो आज की इकॉनमी है वो यहाँ पे प्रॉस्पेरियस, रिच, डेवलप्ड इकॉनमी की बात यहाँ पे की गई है। अब यहाँ पे नीचे उसी पेज पे आप देख लीजिए, पेज नंबर 60 पे ही चाइना को दिखाया गया है। देखिए एक साइकिल है और यहाँ पे एक व्हील में चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका सिंबल दिखाया गया है, और दूसरे में देखिए यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट है उसका सिंबल दिखाया गया। आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जो इमेज है वो क्या इंडिकेट कर रहा है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड की जो साइकिल यूज़र कंट्री कौन सी है? चाइना, ये हम सबको पता है। और यहाँ पे चाइना की जो डुअलिटी है, यानी कि डुअल पॉलिसी है, ये सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों का जो उसने बैलेंस बना के रखा हुआ है वो यहाँ पे इंडिकेट किया जा रहा है। आपको पता है सोशलिज्म यानी कि बेसिक जो नेसेसिटी है वो अभी भी सरकार के पास है, सरकार का काम है लोगों को फूड देना, बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटी है, बेसिक एजुकेशन फैसिलिटी है, जॉब, ये सब गवर्नमेंट का काम है। सोशलिज्म, कैपिटलिस्ट हमने बताया था कि धीरे धीरे उन्होंने जो एग्रीकल्चर है उसमें हम प्राइवेट सेक्टर में लेके आए थे, इंडस्ट्री प्राइवेटाइजेशन किया था। तो किस तरह से सोशलिज्म और जो एक तरह से जो कैपिटलिस्ट है, इन दोनों का बैलेंस करके अपनी इकॉनमी को डेवलप किया, उन्होंने ग्रो किया। और आज मैंने बताया ना आपको कि चाइना इतने तेज़ी से बढ़ रहा है कि कहते हैं कि आने वाले 10-20 सालों के अंदर वो अमेरिका को टेक ओवर कर लेगा और विश्व का वो सुपर पावर देश बन जाएगा, इतनी ज़्यादा उसके अंदर पोटेंशियल है। तो ये बेसिकली जो दिखा रहा है, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो कार्टून है वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों के बीच जो बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है वो चाइना की जो तारीफ करके दिखाने की कोशिश की गई है। तो ये न्यू सेंटर्स ऑफ पावर भी हमारा खत्म होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर और थर्ड चैप्टर दोनों ही चैप्टर के हमने कार्टून अच्छे से समझ लिए। तो चलिए उसके बाद हम साउथ एशिया में पहुंचते हैं, वहाँ पे भी हमें कुछ इंपॉर्टेंट कार्टून को डिस्कस करना है। तो वहाँ पे पेज नंबर 69 आप लोग निकाल लीजिए, पेज नंबर 69, ओके, चैप्टर थर्ड के अंदर। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पेज नंबर साइन में क्या दे रखा है। ये सबसे पहले तो कार्टून जो है वो किस देश का है, तो आपको यहाँ पे देखिए कि मुशर्रफ बना हुआ है, तो पता है आपको जो परवेज मुशर्रफ है वो कहाँ का है? पाकिस्तान का है। और यहाँ पे जो किस तरह से जो आर्मी है वो डुअल रोल प्ले करती है, यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, आर्मी जनरल, और कई बार वो पॉलिटिकल रोल भी प्ले करती है, वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया। हम सबको पता है कि भारत के साथ ही पाकिस्तान भी इंडिपेंडेंट देश बना था, हमारी तरफ से डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाया था, डेमोक्रेसी के साथ जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट कभी भी नहीं बन पाया। वहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसको आर्मी हटाकर खुद रूल करने लग जाती है, खुद वो दोनों ही रोल प्ले करती है।
तो यहाँ पे वही दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पहले देखो क्या है कि यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का रोल है, तो जो आर्मी है वो कुछ नहीं है, ज़ीरो है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि पहले अब कौन आ गया, आर्मी, वो आर्मी स्ट्रांग हो गई है और जो सरकार है, जो वहाँ पे रूलर है, उसकी पावर कुछ नहीं है, तो उसके पास एक ही पावर है, केवल एक ही रोल प्ले कर रही है, मिलिट्री का स्ट्रांग रोल। ठीक है, पहले में क्या देखा रखा है यहाँ पे, इलेक्टेड गवर्नमेंट है और सेकेंड कौन है वहाँ पे, आर्मी है, तो उसके पास कोई पावरफुल नहीं है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है, वो डिसीजन लेती है, वो पावरलेस है। तब दूसरे में क्या दिखाया है कि अभी इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है, सरकार अलग है और मिलिट्री अलग है, लेकिन मिलिट्री को पहले दिखाया गया, यानी कि मिलिट्री स्ट्रांग है और किस तरह से सरकार को कंट्रोल कर लिया, तो उसके पास पावर एक दिखा रखा है। दूसरे में क्या देखा आपने कि एक मिलिट्री जो है वो डुअल रोल प्ले कर रही है, यानी कि आर्मी का चीफ भी है, आर्मी के सारे पावर कंट्रोल भी है, प्लस वो पॉलिटिकल रोल भी प्ले कर रही है, जो डुअल रोल पॉलिसी है, समझ में, डुअल पावर को उसने होल्ड कर रखा। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से जो आर्मी है दो रोल प्ले करके पूरी तरह से पाकिस्तान पे कंट्रोल किए हुए, हर चीज़ पे उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, तो उनके डुअल रोल को यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो परवेज मुशर्रफ है पाकिस्तान का दिखा रखा है, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी किस तरह से खतरे में है, सेक्युलरिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, वहाँ पे वन जो रिलीजियस है उसी को प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बार बार वहाँ से हटा दिया जाता है, और आर्मी किस तरह से दोनों ही रोल प्ले करते हैं। बाकी देखो दूसरे देशों में क्या होता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट अपना अलग रोल प्ले करती है, आर्मी का अपना अलग रोल होता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट के अंडर में होती है, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं। किसी भी देश में वॉर करना है, पीस है, ये सब गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर वहाँ पे सरकार होती भी है तो भी जो आर्मी बहुत स्ट्रांग है, और बार बार आर्मी क्या करती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर एज अ मिलिट्री रोल भी वो प्ले करने लग जाती है। डबल डबल रोल बहुत बार उन्होंने प्ले किया, चाहे हमने देखा जनरल अयूब खान थे, जनरल याहिया खान थे, चाहे परवेज मुशर्रफ थे, बार बार इस तरह की सिचुएशन हमने पाकिस्तान में देखा है। उसके बाद नेक्स्ट उसी चैप्टर के अंदर हम लोग आ जाते हैं 73 पेज पे आ जाओ। ठीक है, पेज नंबर क्या है हमारा 73 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून। आपको पता होगा कि हमारे एशिया के अंदर हमने पढ़ा था कि श्रीलंका और भारत यही एक ऐसे दो देश है जहाँ पे इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी चल रही है। लेकिन बांग्लादेश की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे सक्सेसफुली चल रही है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ पे एथनिक कॉम्पोजिशन की प्रॉब्लम है, एथनिक कन्फ्लिक्ट है। अब ये क्या है, देखिए वहाँ पे दो तरह के लोग रहते हैं, एक सिंहाला पीपल और दूसरा तमिल। जो सिंहाला पीपल है वो मेजॉरिटी में है, तमिल जो है माइनॉरिटी में है, और वहाँ पे श्रीलंका के अंदर सिंहाला पीपल है, उनको ज़्यादा राइट मिला हुआ है, ज़्यादा फ्रीडम है, प्रिविलेज है, हर चीज़ पर उन्होंने रिजर्वेशन ले रखी है, चाहे वो जॉब हो, एजुकेशन सेक्टर हो, यूनिवर्सिटी के अंदर हो। और जो तमिल है हमेशा से उनको निगलेक्ट किया जाता है, उनको अधिकार नहीं दिया जाता, चाहे पॉलिटिकल अधिकार हो, चाहे वो इकोनॉमिक राइट्स हो, उनके साथ हमेशा से भेदभाव होता जा रहा है, और जिसके कारण हमेशा वहाँ पे तनाव और टेंशन का माहौल होता है। तो वो लोग हमेशा से, जो तमिल के लोग हैं वो कहते, कुछ इंडियन तमिल भी है, कुछ वहाँ के तमिल भी है, वो कहते हैं कि अगर हमें यहाँ पे इक्वलिटी नहीं दे सकते तो हमें सेपरेट एक देश बना दिया जाए ताकि वहाँ पे अपनी डेवलपमेंट कर सके। लेकिन कोई भी देश आपको पता है कि इस तरह से जो है देश को बांटना नहीं चाहता। तो यहाँ पे दिखा रखा है कार्टून, ध्यान से देखिए कि ये जो गवर्नमेंट है, सरकार है, किस तरह से दोनों कम्युनिटी के बीच में, दोनों जो प्रॉब्लम है कंपोजिशन की, जो एथनिक कन्फ्लिक्ट है सिंहाला और जो तमिल लोगों के बीच में, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रही है ताकि यहाँ पे क्या हो सके, पीस, डेवलपमेंट। देखो अगर इंटरनल ही अगर कन्फ्लिक्ट रहेंगे, इंटरनल वॉर रहेंगे देश के अंदर, तो देश कभी भी डेवलप नहीं हो सकता। सरकार किस तरह से बड़ी मुश्किल से, दिख रहा है आपको, पूरी बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पे की गई है। ये डायलेमा, ये प्रॉब्लम दिखाई गई सरकार को। और ये जो आपको दिख रहा है, ये जो लिट्टे बना हुआ है ना, लॉयन, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे लॉयन बना हुआ है, यहाँ पे जो टाइगर दिख रहा है आपको, ये किसको दिखाया गया है, सिंहाला को दिखाया गया। और जो इस तरफ से आपको दिख रहा होगा लिट्टे दिख रहा होगा, ये क्या है, तमिल मिलिटेंट है। ये क्या है, तमिल मिलिटेंट है। उन्होंने अपनी मिलिट्री बना रखी है ताकि वो अपने प्रॉब्लम को अपने तरीके से सॉल्व कर सके। और सरकार किस तरह से इन दोनों कम्युनिटी के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, और सक्सेसफुली बना भी रही है अब तक, क्योंकि वहाँ पे जीडीपी, प्रोडक्शन, डेवलपमेंट श्रीलंका के अंदर एथनिक कन्फ्लिक्ट के बावजूद भी वहाँ पर देखा गया, क्योंकि फर्स्ट कंट्री है जहाँ उसने अपनी इकॉनमी को लिबरल किया। दूसरा जो जीडीपी है वो बहुत ज़्यादा है,
बहुत सारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होने के बाद भी वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी काफ़ी पीसफुल हम कह सकते हैं। सरकार किस तरह से बैलेंस बनाने की जो कोशिश कर रही है इन दोनों कम्युनिटी के बीच में, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद पेज नंबर 77 पे आ जाइए। ये आज हम लास्ट कार्टून को कर रहे हैं, बाकी जो भी हमारे कार्टून बच गए हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए हम पेज नंबर 77 की हम बात कर रहे हैं। कौन से कार्टून की बात करें? पेज नंबर 77 एनसीईआरटी की बुक। ध्यान रखना, जो भी मैं पेज में बता रही हूँ वो एनसीईआरटी बुक के हिसाब से बता रही हूँ। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सार्क समिट। हम सबको पता है कि सार्क में कौन कौन से देश हैं, और यहाँ पे ध्यान से देखो कि जितने भी देश हैं, नेपाल, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव, ये सबके चेयर लगे हुए हैं, दिख रहा है आपको इसमें। और इंडिया और पाकिस्तान बिल्कुल आमने सामने है, यानी कि किस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल कट्टर मतलब ऑपोजिट है, ये यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया गया। और आपको पता है जो सार्क है, जिस तरह से जो आसियान है सक्सेसफुल है, ईयू सक्सेसफुल है, ब्रिक्स सक्सेसफुल है, लेकिन जो सार्क है वो इतने सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसका मेन रीज़न भी यही है कि इंडिया और पाकिस्तान कुछ कन्फ्लिक्ट है। आपको पता है लोकेशन हो गया, साइज़ हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन सब में जो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? इंडिया है। इंडिया कभी अगर उसको लीडरशिप इसीलिए माना जाता है इन देशों के अंदर, लेकिन इंडिया कोई अच्छे डिसीजन भी लेती है तो हमेशा जो पाकिस्तान है उसको हमेशा शक की नज़र से देता है, उस पर डाउट करता है, और वो उस पॉलिसी को कभी भी फेवर नहीं करता, जिस कारण उसको जो फ़ायदा वो भी उसको नहीं हो पाता इंडिया के। और हमेशा दूसरे देशों को भी ये भड़काने की कोशिश करता है कि इंडिया के साइज, जोग्राफिक लोकेशन, उसके इकोनॉमिक पावरफुल के कारण वो दूसरे देशों की इकॉनमी के अंदर वो घुसपैठ करना चाहता है, वो उसकी इकॉनमी में इंटरफेयर करना चाहता है। क्योंकि इंडिया ने कोशिश किया था किस तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाए, देशों के बीच में जो साफ्टा बनाया था ताकि फ्री ट्रेड एरिया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके बिना किसी बैरियर के, बिना किसी बाधा के। लेकिन पाकिस्तान जो कि बिल्कुल इंडिया के साथ अपोजिट व्यूज़ रखता है, उसे हमेशा से दुश्मन की तरह देखता है, जिसके कारण बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी भी सार्क देशों की सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो ये उन दोनों को आमने सामने का जो एक टक्कर है वो यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है सार्क में। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि सार्क के सारे मेंबर देश दिखाए गए, और ये जो बिल्कुल ऑपोजिट जो चेयर रखे गए वो इंडिया पाकिस्तान के जो डिफरेंट व्यूज़ है एक दूसरे के टुवर्ड्स, उसको दिखाने की कोशिश की कि डायरेक्ट कॉम्पिटिशन जो है वो, और यही कहीं ना कहीं जो सार्क है वो इसीलिए इंडिया पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट रिलेशन के कारण ये इतना सक्सेसफुल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन पाए। क्योंकि इंडिया इन सब में सबसे स्ट्रांग है, इंडिया कोई भी डिसीजन लेती है, कोई अच्छे डिसीजन लेती है जिससे दूसरे देशों को भी फायदा हो सकता है, तो पाकिस्तान दूसरे देशों को हमेशा ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो हमारी इकॉनमी को इंटरफेयर कर रही है, वो धीरे धीरे हमारी इकॉनमी में कैप्चर कर लेंगे, हमको वो इन्फ्लुएंस करके हमें प्रभावित कर सकती है, और जिस कारण अच्छी पॉलिसी को वो लॉन्च नहीं होने देते, लागू नहीं होने देते। तो आई होप आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड में कोई कार्टून नहीं है, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर ये हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया है। अब हम लोगों का फिफ्थ कौन सा, यूनाइटेड नेशन और ग्लोबलाइजेशन टॉपिक बच गया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दूंगी। अगर कोई भी दिक्कत हो, कोई कार्टून फिर से समझना हो या उसमें भी कुछ दिक्कत हो, आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।